नमस्कार। अब तक हमने शांति को एक नैतिक मूल्य माना माना था कि नहीं माना था? बिल्कुल माना था। लेकिन सोचिए, अगर शांति की कीमत तय कर दी जाए तो क्या होगा। और आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। मैं बात कर रही हूँ, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था का विचार रखा है। हालांकि ये पुरानी संस्था है, लेकिन इसको नए तरीके से पेश किया है, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ पीस। इस प्रस्ताव की सबसे चौंकाने वाली बात आपको पता है दोस्तों क्या है? कि स्थायी सदस्यता के लिए देशों को देने होंगे लगभग $1 अरब। अगर भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 9,000 करोड़ रुपए। तो अब सवाल उठता है कि क्या शांति पैसे से खरीदी जा सकती है? क्या ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूएन कहते हैं, जैसी संस्थाओं को कमजोर नहीं करेगी? क्या ये व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र को कमजोर नहीं करेगी? और इसका असर जो है विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ पर क्या होगा? ये सारी बातें, इन सवालों के जवाब आज के हम इस लेक्चर में लेंगे और सरल भाषा में समकालीन उदाहरणों और यूपीएससी के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इस नए टॉपिक में, इस जियोपॉलिटिकल के एक नए इशू में, यूनाइटेड नेशंस का दी एंड, डोनाल्ड ट्रंप क्रिएटेड न्यू बोर्ड बॉडी विच इज बोर्ड ऑफ पीस। आइए लेट्स सी कि क्या होता है ये। आइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिएगा निरंतर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रस्ताव दिया है, जैसा कि मैंने कहा बोर्ड ऑफ पीस की बात की गई है। दोस्तों मैं बता दूं, गाजा शांति की जब प्रस्ताव की बात की, गाजा पट्टी पर जो ये शांति को बनाए रखने के लिए इन्होंने जो 20 सूत्री है वहां पर बात की थी, तो बोर्ड ऑफ पीस लेकर आए थे, जहां पर शांति स्थापित करने की वहां बात की थी। अब इसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप कई सारे देशों को इसमें आमंत्रित कर रहे हैं, भारत उनमें से एक है। ठीक है, मौजूदा जो बहुपक्षीय संस्थान है उनसे अलग एक संस्था बना रहे हैं, जिसकी सदस्यता के लिए देशों को बहुत बड़ी धनराशि देनी होगी। जैसा कि मैंने कहा, इंडियन करेंसी में अगर इसको देखा जाए तो इंडियन करेंसी में ही होगा 9,000 करोड़ रुपए। तो सोचिए, एक विकासशील देश या फिर भारत जैसा देश क्या ये देकर उसमें स्थायी सदस्यता दाखिल करेगा? इस जो ये बॉडी बनाई है बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, तो स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए इतनी सीट की वैकेंसी को जो है हासिल करने के लिए, उस सीट को परमानेंट कराने के लिए इतनी धनराशि देनी होगी उस देश को। ये जो प्रस्ताव है, इसको लेकर कूटनीतिक चिंता इतनी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये आप समझिए, ये शांति कूटनीति का व्यवसायीकरण है। यानी कि अगर आपको अब माहौल शांतिपूर्ण चाहिए या फिर समाज में शांतिपूर्ण माहौल चाहिए, वैश्विक स्तर पर शांतिपूर्ण माहौल चाहिए, और अगर ये गुट ज्वाइन करना है, तो आपको पैसे देने होंगे उस शांति को बहाल करने के लिए। ठीक है, इस सत्ता को एक व्यक्ति या नेता के हाथों में केंद्रित करता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस पहले समझिए। यूनाइटेड नेशंस में हम यूएनएससी को पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें लगभग आपके 15 सदस्य हैं। ठीक है, 15 सदस्य हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 10 सदस्य जो है वो कौन है? ये 10 सदस्य कौन है? ये अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य है। वहीं पर आप देखेंगे जो बाकी के 5 सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और इनके पास 5 जो स्थायी सदस्य हैं, इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो इसमें अपनी भागीदारी दे सकता है, या जिसके पास विकासशील है वो दे सकता है, विकसित है वो दे सकता है, वो नहीं। मतलब ये कम ज्यादा की परिस्थिति नहीं है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसा जो है बॉडी बन रही है, जिसमें कह रहे हैं कि सत्ता को एक व्यक्ति नेता के हाथ में केंद्रीकृत करेगा। यानी कि जिसके अंतर्गत जो भी चीजें होंगी वो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से होंगी। मतलब वो माई बाप होंगे, उनके नीचे सारे सदस्य काम करेंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से तुलनात्मक रूप से इसको देखा जा रहा है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ पीस वास्तव में है क्या? तो ये क्या है? ये संस्था की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ बॉडी क्या है? ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय नया शांति शासन, एक मंच बनाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनिशिएट लिया गया। ये जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा तो कतई भी नहीं है, ये यूएन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्रियाकलाप ये यूएन जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक्चुअल में आप अंदर देखेंगे तो यूएन जैसी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, प्रभावशाली देशों का एक चयनित क्लब के रूप में, मतलब कि इसमें काफी सारे देशों को आमंत्रित करके एक क्लब
के रूप में बनाया जाएगा और ये वहाँ यहाँ पर वही देश आ पाएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या स्थायी सदस्यता के लिए जिन देशों के पास 1 अरब अमेरिकी डॉलर हो, वही आ पाएंगे। यानी कि घोषित उद्देश्य मसौदा दस्तावेजों के अनुसार ये बोर्ड तय किया जाएगा। बहुत संघर्षों के बाद पुनर्निर्माण और की निगरानी करेगा। यानी कि जिस भी देश में संघर्ष की परिस्थितियां होंगी, विद्रोह युद्ध की परिस्थितियां होंगी, उसमें जो है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे रिकंस्ट्रक्शन किए जाएंगे। जैसे कि हमने गाजा पट्टी के समय पे देखा, गाजा में देखा, जो गाजा में विवाद था उस पर रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई थी इसके अंतर्गत। वहीं राजनीतिक अस्थिरता और सुशासन को राजनीतिक स्थिर करने के लिए और सुशासन को बढ़ाने के लिए ये बोर्ड काम करेगा। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति निर्माण प्रयासों का समन्वय करेगा, इसीलिए इसका नाम बोर्ड ऑफ पीस रखा गया है, ताकि शांति बहाल कर सके जो जो इसमें शामिल होंगे उनके देशों में। प्रारंभ में ये विचार जो है गाजा की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण से जुड़ा था, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन भविष्य में अब कह रहे हैं कि ये एक्सटेंड किया जाएगा, इसका दायरा और अन्य वैश्विक संघर्ष क्षेत्रों तक बढ़ सकता है। तो इस तरह से कई सारे देशों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। मेरे हिसाब से रशिया, चाइना को इसमें अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है, तो अपने आप में भारत के लिए अपने आप में ये बहुत जो है मुश्किल चयन हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय पे हो सकता है रशिया, चाइना या और अन्य देश अपना एक गुट बना लें। तो क्या भारत इसमें अपनी सहभागिता दिखाएगा इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट देकर? तो अमेरिका ने तो भारत को जो है आमंत्रण दिया है, ठीक है। 1 अरब डॉलर का नियम सदस्यता कैसे काम करेगी, अब समझिएगा। ये आखिरकार 1 अरब डॉलर की ये कहानी है क्या? देखिए, सबसे बड़ा विवाद तो इसी विषय पर है। अगर आप इसे यूएन से तुलना करें तो सदस्य संरचना क्या है इसकी, कि अगर आप 1 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में बात करें 9,000 करोड़ रुपए अगर आप दे देते हैं इस मंच पे आने के लिए, तो आप दीर्घकालिक और स्थायी सदस्य के पात्र हो जाएंगे। मतलब लंबे समय के लिए और स्थायी सदस्य बन जाएंगे इस बोर्ड के, ठीक है। जो देश ऐसा भुगतान नहीं कर पाएंगे वो कम समय के सदस्य रहेंगे, लगभग मिनिमम 3 ईयर्स के लिए वो इसमें रह पाएंगे, ठीक है। नवीनीकरण और निरंतरता तो अध्यक्ष की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अध्यक्ष कौन? डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर कह रहे हैं नवीनीकरण निरंतरता तो वहाँ के चेयर की मंजूरी पर निर्भर करेगा। इसमें चेंजेस होंगे नहीं होंगे या इसके अंदर अलाइन कैसे काम करेगा, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। व्यवहार में इसका मतलब क्या है, ये क्यों बनाया गया है? यानी कि पैसा जो है अब शांति कूटनीति में प्रभाव का प्रवेश द्वार बन गया है, कि जिसके पास पैसा होगा वो शांति के वातावरण वाले इनिशिएट में एंटर कर पाएगा, उसके लिए द्वार खुल जाएंगे। जिसके पास नहीं होगा, मतलब पैसा तय करेगा कि अब शांति की कूटनीति क्या होनी चाहिए और शांति कैसे कितनी बहाल होनी चाहिए, ये तय करेगा पैसा, ये तय करेगा ये इनिशिएटिव बोर्ड ऑफ पीस, ये तय करेगा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। इतना असामान्य असहज क्यों सुनने में लग रहा है? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे चाहे वो यूनाइटेड नेशंस रहा हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहा हो, IMF रहा हो, इतनी बड़ी एक मुफ्त प्रवेश शुल्क उसने कभी नहीं ली है कि एंट्री करने के लिए इतना हैवी अमाउंट लिया आपकी सीट रिजर्व करने के लिए। नहीं, पारंपरिक जो संस्थाएं हैं वो GDP और क्षमता के आधार पर योगदान तय करती थी कि भैया कि जैसे अमेरिका के पास ज़्यादा अच्छा फ्लो है तो वो इतना अमाउंट देके और बाकी चीज़ों में हेल्प करता था। भारत के पास इतना अमाउंट है तो वो उतना अमाउंट देकर वहां पर हेल्प करता था उस ऑर्गेनाइजेशन में। इस तरह की चीजें होती थी। यहाँ अब क्या हो रहा है कि भुगतान करने की क्षमता बराबर राजनीतिक प्रभाव, मतलब जितना आप कैपेबल होंगे भुगतान करने में उतना आपका राजनीतिक प्रभाव उतना अच्छा पड़ेगा। तो इस तरह का ये पीस, बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, ये एक बॉडी, ठीक है। शासन व्यवस्था बोर्ड को कौन नियंत्रित करेगा? बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, ये जो एक बॉडी बन रही है, एक इनिशिएट लिया जा रहा है, ये संभालेगा कौन? प्रश्न चिन्ह है। तो जैसा कि मैंने कहा ये फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप संभालेंगे। ट्रंप को इस रूप में परिकल्पित किया गया है कि प्रथम अध्यक्ष उनके अधिकार क्षेत्र में होगा, वो सदस्यता की मंजूरी देंगे नहीं देंगे, कितना किसका कार्यकाल होगा, क्या नवीनीकरण होगा, ठीक है, बैठकों का एजेंडा क्या होगा, टॉपिक क्या रखा जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। वित्तीय निगरानी सारी डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत होगी। सोचिए, जब अगर एक ही देश पूरा तानाशाही, एक देश का एक शासक अगर तानाशाही पूरे पृथ्वी पर, पूरे जो है ग्लोब पर अगर करेगा तो आने वाली परिस्थितियां कितनी भयावह होंगी आप सोच सकते हैं। इससे जो व्यवस्था बनती वो कैसी बनती? संस्थागत चेक्स एंड बैलेंस कमजोर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सत्ता नियम आधारित के बजाय अब व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी। अब मतलब रूल बेस्ड जो है सत्ताएं नहीं होंगी। अगर ऐसा बनता है तो क्या होगा कि व्यक्ति डिसाइड करेगा, सेंटर में व्यक्ति होगा, वो डिसाइड करेगा कि अब क्या होना चाहिए, किसको उठाना चाहिए, किससे तेल छुपा के ले लेना चाहिए, किसका पैसा मार लेना चाहिए, किसके पास रेयर अर्थ है। आप समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ।
इसके बाद राजनीतिक चिंता क्यों है भाई, ठीक है समझ आ गया कि ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है, पर राजनीतिक चिंता क्यों बनी हुई है? तो देखिए, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है सामान्यतः सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, सबकी राय ली जाती है ना। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति के हाथ में समानुपातिक नियंत्रण केंद्रित हो गया, यानी कि अब ये किसको कितना देगा, किसको कितना नियंत्रण होना चाहिए, कौन कितना फ्लो दे रहा है कैश का, वो हम कितना रखेंगे। बेसिकली सेल्फ सेंट्रलाइज्ड मुझे ये बोर्ड ऑफ पीस लग रहा है। तो ट्रंप के प्रस्ताव के पीछे की कुछ रणनीतिक सोच है, क्योंकि बिना सोचे नहीं, मैं ये बोलूंगी डोनाल्ड ट्रंप बिना सोचे समझे ही करते हैं, लेकिन उस सोच में अमेरिका का भला जरूर सोचते हैं। दूसरे देश, अगर भारत जैसे देश रशिया से ऑयल अगर सस्ते दामों में परचेज कर लें तो उनको वो राष्ट्रहित नहीं दिखता है, लेकिन अमेरिका के लिए अगर वो कोई कदम करते हैं तो वो राष्ट्रहित का मुद्दा हो जाता है। ठीक है, अब ट्रंप का दर्शन क्या है कि जो गठबंधन है उसके लिए भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा अब जो होगी ट्रांजैक्शन के होगी, दान नहीं है सुरक्षा। अब जैसे कि पहले क्या होता था, यूएन वगैरह में, डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ में सब अपने अपने जो है जीडीपी के अनुसार वहां पर देते थे, पैसा फंडिंग करते थे। सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बना हुआ, उसके बाद से यूएन बना है और अब जाके ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो अब ऐसा नहीं कि दान दे रहे हैं आप बोर्ड ऑफ पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, अब आपको लेन देन करना पड़ेगा। वैश्विक जो संस्थाएं हैं पहले राष्ट्रीय हित की सेवा करें, और यहाँ पर ट्रंप के जो दर्शन है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और इनमें से क्या मेल नहीं खाता है? जैसे नाटो में बोझ साझेदारी को लेकर दबाव बनता है, अमेरिका और यूरोप में ये दबाव बनता है कि भाई अमेरिका ज़्यादा इसमें इनपुट देता है, यूरोप का लगता है अमेरिका हम ज़्यादा देते हैं। अब जैसे ग्रीनलैंड पर सोचिए, अभी ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, वहां के राष्ट्रपति को उठाया, अब वो कह रहे ग्रीनलैंड हमको पूरा चाहिए मालिकाना हक, लेकिन यूरोप पूरा सड़क पर उतर आया है इस प्रकार की हरकत से लेके कि आप नाटो के सदस्यों को इस तरह के टैरिफ की धमकी देकर, और ये देश नहीं मांग सकते, उनके जो है आंतरिक हितों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। टैरिफ आधारित कूटनीति अपनाने लगे, इसको प्रेशर की राजनीति कहा जाने लगा है। कभी इंडिया को 500% टैरिफ कह देता है रशिया से तेल खरीदने की वजह से, कभी ईरान से कुछ खरीदो तो 25% टैरिफ की बात कर देता है। तो कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर ही रहे हैं, मुझे लगता है सोने से ज्यादा तो वो टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा चाहिए तो भुगतान करो, जैसी बयानबाजी दे रहे हैं कि अगर आपको सिक्योर होना है ऐसे वर्ड में तो आप पेमेंट करो और स्थायी सदस्यता लो, क्योंकि माई बाप तो वही रहेंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस इसी तर्क पर, वैश्विक संघर्ष समाधान पर लागू करता है। और आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से गुट अलग अलग बनते रहे, रशिया चाइना का गुट, भारत का गुट अपना अलग, या इस प्रकार से बोर्ड ऑफ पीस अलग 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 देशों के अगर गुट बनते रहे, तो यूएन में तो अब कोई टिकना ही नहीं चाहेगा। हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बदले कि शायद मे बी कोई नया ग्रुप निकल कर आ जाए और शायद यूएन की वर्चस्वता उतनी ना रह जाए, लेकिन परिस्थितियां अभी देखती हैं क्या होगा। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को कैसे चुनौती देता है? पहले तो इसका संरचना देखिए, स्ट्रक्चर ही चुनौतीपूर्ण है इसका। जैसे बोर्ड ऑफ पीस को इस रूप में देखा जा रहा है कि ये समानांतर शांति संस्था है, कि शांति को स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, संभावित विकल्प के रूप में हो सकता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के विकल्प के रूप में हो सकता है ये, या फिर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पीस कीपिंग के ढांचे के रूप में हो सकता है। आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्यों है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक वैधता पर आधारित था। ट्रंप का जो बोर्ड है वो चयनित संपन्नता और राजनीतिक संरचना पर आधारित है, कि वो देखेंगे कौन संपन्न है उसको चयन किया जाएगा उस देश को, और राजनीति में कौन कितना परिपक्व है उसको लिया जाएगा। सोचिए, पाकिस्तान तक को पीस ऑफ बॉर्डर में, ये बॉर्डर ऑफ पीस इसका जो भी है इनिशिएट, इसमें ऑर्डर उसको जो है बुलावा दिया है उन्होंने। इससे वैश्विक शासन के विखंडन का जोखिम बढ़ता है। अब आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। अब पैक्स सिलिका, मैंने बीच में शायद पढ़ाया था आपको, पैक्स सिलिका का जो इनिशिएट है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है? यूएसए के द्वारा लिया गया है, क्योंकि रेयर अर्थ के जो है सिर्फ चीन पर निर्भरता ना रहे, और ताकि बाकी जो इसके अंदर देश होंगे उन पर भी जो है उनका भी हेल्प मिल सके आगे ग्रो करने में। इसके अंतर्गत उसने, अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं रखा, इंडिया को इन्वाइट किया, वहाँ के जो राजदूत हैं। अब यहाँ पर जो इसका ये बोर्ड ऑफ पीस ये जो बन रहा है, बोर्ड ऑफ पीस, पता नहीं किस बात की शांति की बात कर रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को रखा, नाम है बोर्ड ऑफ पीस, और आतंकवादी देश को उसमें रख रहे हैं। माफी चाहती हूँ पर मुझे तो यही सच लगता है। ठीक है, अमेरिका नेतृत्व वाले भुगतान आधारित क्लब बन रहे हैं, चीन रूस नेतृत्व वाले वैकल्पिक गुट फिर अपने आप बनने लगेंगे। भाई जब बड़े ऐसा करेंगे तो छोटे, छोटे इन द सेंस जब घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करेंगे तो बच्चों को क्या ही तुम प्रेरणा दोगे यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या विरोध है? कई देश चुपचाप इस कोलैबोरेशन से बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सारी आपत्तियां जता रहे हैं कि शांति की नीलामी हो रही है, पैसा फेंको शांति देखो, पैसा फेंको शांति देखो, कुछ इस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। विकासशील देशों का वित्तीय बहिष्करण हो रहा, मतलब जो विकासशील देश है फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं, तो तुम तो उनको डायरेक्टली निकाल रहे हो भाई, इतना पैसा तो वो भर नहीं पाएंगे। ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकरण है, अथॉरिटी जो है ओवर सेंट्रलाइज है, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, मतलब सब कुछ वही तय करेंगे, और जो व्यक्ति इस प्रकार की जो है कार्यों को करने पे आ गया वो क्या देश का बेड़ा गर्क करेगा। ठीक है, संभावित समर्थक हो समृद्ध सहयोगी देश, वाशिंगटन की कृपा और समर्थन चाहने वाले देशों को ही इसमें एंट्री मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र की जो नौकरशाही के बिना तेज पुनर्निर्माण चाहने वाले राज्य जो है, मतलब यूएन की जो नौकरशाही करे बिना जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कनेक्शन चाहते हैं, वो इसमें जो है ज्वाइन करेंगे, तो उनको ये आपत्ति है। ठीक है, अब इसमें भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल इफेक्ट क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन, तो वैश्विक व्यवस्था अगर हम देखें तो नियम आधारित बहुपक्षवाद से हटने का संकेत दिखाती है कि अब लॉ बेस्ड पे नियम नहीं होंगे, लॉ बेस्ड पर जो है पक्षपात नहीं होगा, बल्कि अब लेन देन आधारित भू राजनीति दिखेगी कि गिव एंड टेक आप कितना दे सकते हो, उस प्रकार से आपको शांति मिलेगी और वहां पर सदस्यता प्राप्त होगी। मानदंड आधारित संस्थाओं को कमजोर करेगा, विकासशील देशों के लिए ये उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाएगा, उनको बताएगा कि आप शांति डिजर्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, अभिजात वर्ग प्रेरित यानी कि इलाइट ड्रिवन शांति तंत्र को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि जो एलीट है वही इसमें प्रवेश कर पाएंगे। ग्लोबल साउथ की आवाज़ों को हाशिए पर जाने का जोखिम बनाएगी, यानी कि निम्न की आवश्यकताओं को और मजबूत करेगा। संयुक्त राष्ट्र क्या हो रहा है कि ऐसी परिस्थितियां बता रही है कि भैया संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने की आवश्यकता है। एक्सक्लूसिव वैश्विक शासन व्यवस्था की यहाँ पर बात करेगा। ये सारी चीज़ें भू राजनीतिक प्रभाव को इस प्रकार से दिखा रही हैं। अब एक प्रश्न है आप सभी के लिए, इसका उत्तर आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र की संरचना का क्या ब्लूप्रिंट निकाला था, खाका निकाला था, प्रस्तुत किया था? पहला है याल्टा सम्मेलन, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, तीसरा है डमवार्टन ओक सम्मेलन, चौथा है ब्रेटन वुड्स जो है सम्मेलन। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वो आंसर वही बताएगा जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा। अगर आप इन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो थोड़ी बहुत भी, तो संकल्प से सफलता की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, इस नॉलेज को दूसरों तक स्प्रेड करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं तो वही कर रही हूँ, आप भी इस कड़ी में जुड़ जाइए। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर बने रहें। धन्यवाद।